डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में जंग में इजरायल ने ईरान को दिया बड़ा झटका। हवाई हमले में अली लारिजानी और कमांडर सुलेमानी की मौत। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में भिड़ेंगे। बंगाल में ममता ने 74 विधायकों के काटे टिकट। 3 सीटें सहयोगी बीजीपीएम को दी है। झारखंड में अवैध अस्पताल चलाना मुश्किल। सरकार की कार्य प्रणाली पर नाराज हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। बिना रजिस्ट्रेशन के खुल रहे क्लिनिक पर उठाया सवाल। क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने का निर्देश। इंदौर में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग बनी मौत का कारण। ईवी चार्जिंग के दौरान घर में लगी आग, कई सिलेंडर फटे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां पश्चिम एशिया में जंग का आज 19वां दिन। इजरायल ने ईरान को दिया बड़ा झटका। हवाई हमले में अली लारिजानी और कमांडर सुलेमानी की मौत। ईरान के सबसे ताकतवर अफसर लारिजानी की मौत। ईरान बोला, हॉर्मुज स्ट्रेट से दुश्मनों को नहीं जाने देंगे। अमेरिका ने ईरान पर गिरा दिया 5000 पाउंड का घातक बम। नाटो पर भड़के ट्रंप, कहा किसी काम के नहीं। आपको बता दें, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग का आज 19वां दिन है। इजरायल के हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो गई है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काप्स ने इसकी पुष्टि की है। ईरान ने अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारिजानी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। आईआरजीसी ने इसके बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव में 100 से ज्यादा जगहों पर मिसाइल से हमला किया। ईरान का कहना है कि यह हमला लारिजानी, उनके बेटे और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर घोराम रेजा सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए किया गया। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि उनका देश हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने दुश्मन देशों के जहाजों को नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि यह रास्ता ईरान के पास है, इसलिए वे अपने दुश्मनों को इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान पर 5000 पाउंड के बम गिराए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट से पास ईरान के तटीय इलाकों में मौजूद मजबूत मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए हैं। वहीं सेना का कहना है कि इन ठिकानों पर मौजूद ईरान की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई। उधर ट्रंप ने नाटो के अन्य देशों की आलोचना की है और कहा कि वे किसी काम के नहीं हैं। Somebody said they could leave today and it would take 10 years to rebuild the damage that's been done. But I think we have to make it a little bit more permanent because no other president has to go through this, and we shouldn't have any other president having to go through this kind of a thing. And if they didn't want to do it, if for some reason they didn't want to do it, we'd have the same problem. We don't ever want to have that problem again, not with lunatics. We can't have lunatics controlling nuclear weaponry. So I just want to thank you, everybody. और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे। नाटो पर भड़के ट्रंप, कहा किसी काम के नहीं। ईरान के खिलाफ युद्ध में किसी ने नहीं दिया साथ, बोले ट्रंप। इमैनुअल मैक्रों ने हॉर्मुज को लेकर अपना रुख किया साफ। मैक्रों ने कहा, हम इस जंग में शामिल नहीं हैं। ईरान बोला, हॉर्मुज स्ट्रेट से दुश्मनों को नहीं जाने देंगे। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग का आज 19वां दिन है। ईरान के खिलाफ जंग में नाटो देशों से मदद न मिलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे हैं। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के 19वें दिन ड्रोन और मिसाइल अटैक का दौर जारी है। ईरान ने इराक में अमेरिकी दूतावास को टारगेट करके हमला किया है, तो दूसरी ओर इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर भी ईरान ने ताज़ा हमले किए हैं। इन सबके बीच अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। ईरान इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को सुरक्षित करने के लिए नाटो समेत कई अन्य देशों से मदद मांगी है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस अपील पर जवाब दिया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे पर बात की।
उन्होंने कहा कि फ्रांस हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने में मदद देने के लिए तैयार है। Situation la plus sensible. Nous allons dans quelques instants faire le point, mais je vais ici redire le cadre dans lequel nous avons pu nous exprimer, déjà commencé à bâtir des décisions. Nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे बंगाल चुनाव को लेकर, जहां ममता सुवेंदु भवानीपुर में भिड़ेंगे। बंगाल में ममता ने 74 विधायकों के टिकट काटे। ममता सुवेंदु भवानीपुर में भिड़ेंगे। भाजपा नेता ने पिछली बार नंदीग्राम में सीएम को हराया था। केरल कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। असम कांग्रेस सांसद प्रगुत बोरदोलोई ने चुनावों से पहले दिया इस्तीफा। आपको बता दें, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बाकी 3 सीटें सहयोगी बीजेपीएम को दी गई हैं। ममता ने 74 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। 15 विधायकों की सीटें बदली गई हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। उनका मुकाबला भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा। पिछले विधानसभा चुनाव में सुवेंदु ने ममता को नंदीग्राम सीट पर हरा दिया था। ममता ने लिस्ट जारी करते हुए कहा कि मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं कि आप डर क्यों रहे हैं। अगर लड़ना है तो गैस संकट पैदा मत करिए, मैदान में आकर सही तरीके से मुकाबला कीजिए। ममता ने सेलिब्रिटी चेहरों में से दूरी बनाई, जमीनी नेता और कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा जताया। 14 साल से सीएम ममता बनर्जी के सामने बीजेपी मुख्य चुनौती है। 2026 के चुनाव में टीएमसी जीती तो ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से मुकाबला जो है वो टक्कर का है बीजेपी और टीएमसी के आमने सामने, वहीं 14 साल से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती, इसको लेकर क्या जानकारी है? वहीं शुभेंदु और ममता अब आमने सामने हो गए हैं। पिछली बार भी शुभेंदु और ममता आमने सामने थी और आपको मैं बता दूं कि उस वक्त शुभेंदु ने ममता को हरा दिया था और एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो है, इस बार भी मामला लगभग वही है। बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की है। हालांकि ममता बनर्जी कॉन्फिडेंट हैं अपनी जीत को लेकर के और इसी वजह से ममता बनर्जी ने बीजेपी के फार्मूलों को काटने के लिए बीजेपी के ही नो रिपीट फार्मूले को अपना लिया है। उन्होंने मंगलवार को 291 उम्मीदवारों के जो नाम के ऐलान किए हैं, जिसमें लगभग 74 विधायक जो कि मौजूदा विधायक थे उनके टिकट काट दिए गए हैं और सिर्फ 135 विधायकों को उनकी पुरानी सीट पर उतारा है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि ममता बनर्जी ने इतने बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट क्यों काटे। लेकिन जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी ने इंटरनल सर्वे करवाया था और हर सीट से विधायकों का एक फीडबैक मांगा गया था और उसी आधार पर ममता बनर्जी ने नो रिपीट फार्मूले को अपनाया है। बीजेपी ने भी इस फार्मूले को सबसे पहले अपनाया था और उसका कहना था कि यह विनिंग फार्मूला केंद्र से लेकर राज्य के चुनाव तक में ये सफल रहा है। अब ममता बनर्जी को यह देखना है कि बंगाल की सियासी जंग को चौथी बार फतह करने की पटकथा लिख पा रही हैं या नहीं। लेकिन अभी जो जमीनी स्तर पर धरातल है, कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि जनता जो है इस बार बंगाल में परिवर्तन का मूड बना चुकी है कई इलाकों से। तो हो सकता है कि इस बार ममता बनर्जी को बीजेपी अच्छी फाइट दे सकेगी। जी ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की कुल 294 सीटों में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं अब बंगाल चुनाव में टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। वरुण गांधी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मुलाकात। वरुण ने मोदी को कहा, आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक,
आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वरुण गांधी ने 17 मार्च को एक्स पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ वरुण गांधी, उनकी पत्नी और बेटी भी है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, परिवार सहित श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृत्व, स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है कि आप देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक हैं। अब सवाल है कि क्या वरुण गांधी को बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी देगी बीजेपी? वरुण गांधी ने पीएम मोदी से क्यों की मुलाकात? तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वरुण गांधी ने 17 मार्च को एक्स पर पीएम मोदी के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की हैं। वहीं तस्वीरों में पीएम मोदी के साथ वरुण गांधी, उनकी पत्नी और बेटी भी हैं। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि परिवार सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके आभा मंडल में अद्भुत पितृत्व, स्नेह और संरक्षण का भाव है। आपसे हुई भेंट इस विश्वास को और भी दृढ़ बना देती है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, वरुण गांधी का प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में क्या जानकारी, क्या मिलने का मकसद क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए लंबे समय बाद मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वरुण गांधी की। जब वो परिवार मिलने गए थे प्रधानमंत्री से, आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं इसको लेकर इस बात के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से वरुण गांधी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, खास बात यह है कि वरुण गांधी इसके पहले जब सक्रिय रूप से राजनीति में से जुड़े हुए थे, सांसद थे, बतौर सांसद रहे हों, या जब पार्टी में उनको एक बड़ा पद महासचिव का, राष्ट्रीय महासचिव का था, उस समय वो बंगाल के प्रभारी रहे थे पश्चिम बंगाल में। वहां पर उन्होंने काम किया था। जो राज्यसभा के पश्चिम बंगाल से बीजेपी के उम्मीदवार राहुल सिन्हा जो राज्यसभा भेजे गए हैं, उनके साथ भी मिलकर उन्होंने पश्चिम बंगाल में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन वहां पर तैयार की है। तो ऐसे में क्योंकि अब एक बार उनकी हुई ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है, उसको एक्स उन्होंने पोस्ट भी किया है। अब कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से वरुण गांधी सक्रिय राजनीति में लौट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। 2024 के आपका जो चुनाव लोकसभा का, उसमें वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था, क्योंकि उनके जो बयान थे वो कहीं ना कहीं पार्टी की जो लाइन थी, पार्टी की जो नीतियां थी, उससे अलग थी। चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा रहा हो, या जो तमाम दूसरे मुद्दे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको साइडलाइन कर दिया था और यही कारण था कि सक्रिय राजनीति से वरुण गांधी काफी दूर नजर आए थे। लेकिन एक बार फिर जो गर्मजोशी देखने को मिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद अब इस बात के कयास है कि एक बड़ी जिम्मेदारी वरुण गांधी को सौंपी जा सकती है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद वरुण गांधी ने पीएम मोदी से अपनी बीवी और बेटी के साथ मुलाकात की। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे झारखंड विधानसभा को लेकर। जहां झारखंड विधानसभा में आज बजट सत्र का अंतिम दिन, कई महत्वपूर्ण विधेयक किए जाएंगे पेश। झारखंड विश्वविद्यालय एक्ट 2026 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है, जिसमें सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर आज रखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसके साथ ही उन्हें पारित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। वहीं परंपरा के अनुसार सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है, जिसमें सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर आज रखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसके साथ ही उन्हें पारित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। वहीं बात करें परंपरा के अनुसार सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित भी करेंगे। आज सदन के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और आज आखिरी दिन, जिसमें सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर आज रखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं
और साथ ही उन्हें पारित करने का प्रयास भी किया जा सकता है। वहीं परंपरा की बात करें तो इसके अनुसार सत्र के समापन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, झारखंड विश्वविद्यालय एक्ट 2026 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और आज विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है। सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर आज रखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब सीधे रुख करते हैं तृप्ति, क्या जानकारी। आज विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम दिन है और वहीं आज कई विधेयक जो हैं वो सदन में रखे जा सकते हैं और वहीं संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि आज कई पारित भी हो जाएंगे विधेयक। आज सुबह 11 बजे से आज बजट सत्र का जो अंतिम दिन है शुरू होगा। कई तरह के सवाल जवाब दिए जाएंगे। जैसे कि बजट सत्र का और प्रकार की तरह से कहा जा सकता है। झारखंड विश्वविद्यालय एक्ट 2026 प्रस्ताव की मंजूरी मिली से लेकर काफी लंबी बहस चली। वहीं आज अगर बात करें तो आज परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा का संबोधन करेंगे और इस दौरान वो तमाम जो योजनाएं हाल ही में हुई है और विकास राज्य के विकास के हेतु जो भी योजनाएं हुई है उस पर संबोधन रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे। वही बात करना चाहेंगे कल जिस तरीके से सदन में ज्यादा आवाज उठाई गई, सबसे ज्यादा गंभीर मामला था परीक्षा को लेकर जो 9 साल से इंतजार कर रहे हैं का संबंध अगर अभ्यर्थियों ने पैदल मार्च किया उस वक्त लाठी चार्ज और तमाम से लेकर आवाज उठाया था और इस पर चर्चा हो सकती है। तमाम इस पर तृप्ति, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड में अवैध अस्पताल चलाना हुआ मुश्किल। सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराज हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। बिना रजिस्ट्रेशन के खुल रहे क्लिनिक पर उठाया सवाल। क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने का निर्देश। 4 महीने में अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश। आपको बता दें, राज्य में अवैध रूप से खोले जा रहे अस्पताल और क्लिनिक के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मंगलवार को इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत में क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2010 को पूरे राज्य में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं खंडपीठ ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को निर्देश दिया है कि राज्य भर में अधिनियम व नियमों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए 4 महीने के भीतर में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। उधर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने यह सवाल किया कि बिना रजिस्ट्रेशन के आखिर क्लिनिक कैसे चलाए जा रहे हैं। वहीं कोर्ट ने पाया कि कानूनी ढांचा मौजूद होने पर भी झारखंड में इसका क्रियान्वयन कमजोर और प्रभावी रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है इंदौर से। इंदौर में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत। इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग बनी मौत के कारण। ईवी चार्जिंग के दौरान घर में लगी आग, कई सिलेंडर फटे। एक चिंगारी ने ली 6 मासूमों की जान। इंदौर के ब्रजेश्वरी इनेक्स में घर में भीषण आग लग गई। घर में रखे गैस सिलेंडरों और रसायनों में विस्फोट। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास स्थित एक कॉलोनी में बुधवार भोर में भीषण हादसा हो गया। एक मकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया।
इस हादसे में 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटनास्थल पर बचाव अभियान भी जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार और प्रारंभिक जांच के अनुसार पुगलिया परिवार के घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार में आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए घर तक पहुंच गई और अंदर रखे गैस सिलेंडरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद घर में रखे सिलेंडरों में धमाके शुरू हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 4 सिलेंडर फटे, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। ये जो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं ब्रिजश्री एनएच पे, ये फायर एक घर पे लगा हुआ था और कारण अभी हम लोग एसेस कर रहे हैं, बट जो व्हीकल चार्जिंग का पॉइंट था उससे ही आग लगने की अभी संभावना बताई जा रही है। बहुत ही दुखद घटना थी। 6 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हो चुकी है। अभी हमारी टीम रेस्क्यू कर भी रही है, देख रही है भी एक फ्लोर पर हमारी टीम बहुत काम कर रही है कि वहाँ पर कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और इसको देखा जा रहा है। और बाकी कोई भी अगर घायल होगा तो उनको तत्काल सहायता दी जा रही है। कुछ लोग रेस्क्यू शुरू में हो गए थे और अभी चूंकि रेस्क्यू हमारा चल ही रहा है, तो जैसा भी स्थिति होगी अपडेट करेंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां आईपीएससी रेड मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने आईपीएससी में रेड के दौरान ममता बनर्जी पर दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के मुख्य अधिकारियों समेत कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, आज आईपीएससी रेड मामले पर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। हाँ बिल्कुल, जो ईडी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। क्योंकि जब से ये मामला हुआ है तब से लगातार जब सुनवाई हो रही थी तो उस दौरान भी एक बार तो ममता बनर्जी की तरफ से और एक बार ईडी की तरफ से, दोनों तरफ से एक बार समय मांगा गया। इस वजह से मामले को अब 18 मार्च के लिए लगा दिया गया था। और आपको यहाँ बता दें कि इस दौरान इस मामले में ईडी ने माफ कीजिएगा ममता बनर्जी की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया गया है। इसके अलावा एक याचिका और दाखिल की गई है जिसमें ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड या सिटिंग जज जो हैं उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए, इस मामले की जांच करेगी। इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवेंशन करे। तो जो ये तमाम चीजें हैं ये सभी हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो ममता बनर्जी की तरफ से इसमें अपना जवाब दाखिल किया गया है उस जवाब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका कोई मकसद, जब ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही थी तो उनका कोई मकसद ऐसा नहीं था कि वो इस मामले को लिंगर ऑन करें या उसमें बाधा डालें। लेकिन जो आईपैक की टीएमसी से जुड़ी हुई लीगल जानकारी थी उसको बचाने के उद्देश्य से वो वहां पे गई थी। और जैसे ही उनको इस बारे में जानकारी मिली जो वहां ईडी की रेड पड़ रही है, वो जाती हैं और अपना जो गोपनीय दस्तावेज है वो उसको ले लेती हैं। उसका मकसद कहीं से ऐसा नहीं था कि ईडी के मामले में कोई बाधा डाली जाए। उनका ये भी कहना था कि जब उनको जानकारी मिली तो वो गई और उन्होंने जो अपने गोपनीय दस्तावेज थे वो लिए, जबकि उसका चोरी का कोई मकसद ऐसा नहीं था। तो जो ममता बनर्जी हैं उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि उनका मकसद किसी भी ढंग से कार्रवाई में बाधा डालने का नहीं था। क्योंकि ईडी जब सुप्रीम कोर्ट आई थी उससे पहले वो हाई कोर्ट भी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में जो सिचुएशन बनी हुई थी जिसकी वजह से जो हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, वहां सुनवाई नहीं हो सकी। इसी वजह से ईडी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और वहां के सिनेरियो को उस दौरान बताया और कहा कि कैसे हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब इस मामले की सुनवाई तय थी उस दौरान। ठीक है विवेक, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के विकास मुद्दों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में उभरती स्थिति पर भी अहम चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार संसद भवन में हुई यह बैठक 1 घंटे से अधिक चली। इस दौरान सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के सांसदों ने भी प्रधानमंत्री से बातचीत की। शिंदे ने राज्य की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की जानकारी दी और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
सर्वजीत, पीएम की और शिंदे की ये मुलाकात हुई है, वहीं राज्य के विकास को लेकर चर्चाएं हुई हैं। इसको लेकर और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जिस तरह से एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है पीएम मोदी से, संसद का सत्र शुरू था, वहीं महाराष्ट्र में बजट सत्र भी शुरू है। इसको लेकर जो एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा है, इस पर जो है विपक्ष की पूरी तरह से जिसमें बयानबाजी शुरू है और आरोप पत्र किया जा रहा है कि एक तरफ से महाराष्ट्र का बजट सेशन शुरू है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा हुआ। हालांकि दिल्ली दौरा अपने सभी सांसदों के साथ उन्होंने मुलाकात किया है वहाँ पे। हालांकि जिस तरह से आरोप लगाए गए थे कि एक बैग दिल्ली दौरे को, तो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि संसद जब सत्र शुरू होता है तो हम दिल्ली संसदीय क्षेत्र में जाते हैं और महाराष्ट्र के विकास के लिए कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से जो खाड़ी में जो युद्ध शुरू है, भारत के और महाराष्ट्र के कई नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर गैस की जो किल्लत हो रही है महाराष्ट्र में, जितने होटल्स है वहाँ पे जो है शटडाउन के कगार पे आ चुके हैं, इस पर भी चर्चा की गई है। तो तमाम महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए चर्चा की गई है। ये मुलाकात एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है बयानबाजी जो आ रही थी, उस पर स्पष्ट किया गया है। जी ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।